जय हिंद दोस्तों। आज टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी के लिए कला का नया बैच शुरू हो रहा है। तो आज से हम लोग कला देखते हैं। कला में सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में कला की परिभाषा। मनुष्य के जीवन में किया गया कार्य का 16वां भाग। फिर ध्यान दीजिए, मनुष्य के जीवन में किया गया कार्य का 16वां भाग या समय का एक भाग कला कहलाता है। मनुष्य ने अपने जीवन में जो काम किया उसका 16वां भाग या समय का एक भाग ही कला कहलाता है और शेष भाग इतिहास बन जाता है। इसीलिए कला का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का छोटा अंश। किसी वस्तु का छोटा अंश। ये कला का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का छोटा अंश। यानी मनुष्य ने अपने जीवन में जो काम किया है वो इसने कुछ भाग जिसमें उसे आनंद प्राप्त हुआ है या खुशी प्राप्त हुई है वही आपका, या समय का एक भाग वो आपका कला कहलाता है और शेष भाग आपका इतिहास कहलाता है। ठीक है। इस प्रकार मानव की वह रचना जो उसके जीवन में सुख और आनंद प्रदान करती है वो कला कहलाती है। फिर परिभाषा ध्यान दीजिए, मानव की वह रचना जो उसके जीवन में सुख और आनंद प्रदान करती है वो कला कहलाती है। या हम ये कह लें कि मानव अपने जीवन में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से जो भी या सांस्कृतिक रूप से जो भी काम करता है और उस किए गए काम में जो उसे आनंद प्राप्त होता है उसी को हम कला कहते हैं, और जो आनंद प्राप्त नहीं होता वो इतिहास बन जाता है, यानी उसे हम इतिहास कहते हैं। तो इसीलिए कला का संबंध इतिहास से और इतिहास का संबंध कला से जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिए दोस्तों, कला का जो मैंने परिभाषा बताई है कि मानव की वह रचना जो उसके जीवन में सुख और आनंद प्रदान करती है। मैंने दो शब्द यूज किया है, एक है सुख और दूसरा मैंने शब्द प्रयोग किया है आनंद। यानी जिसमें हमें सुख प्राप्त हो या जिसमें हमें खुशी प्राप्त हो, जिसमें हमें आनंद की प्राप्ति हो, उसी को कहते हैं हम कला। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है जहां पर सुख और या आनंद दिखा हो उसको हम कला कह सकते हैं। तो इस तरह कला का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का छोटा अंश। आइए हम आगे ध्यान दें कला की उत्पत्ति। कला की उत्पत्ति। कला की उत्पत्ति जो है वो कल धातु से हुई है। धातु से हुई है। कला की उत्पत्ति जो कल धातु से हुई है इसका अर्थ यह है कि शब्द करना, शब्द बनाना, प्रसन्न होना आदि। ध्यान दीजिए, लेकिन कला की उत्पत्ति को लेकर के अमर सिंह की पुस्तक अमरकोश में दो शब्दों से कला की उत्पत्ति माना। इसको हम संधि विच्छेद भी कहते हैं। एक है का और प्लस ला। का अर्थ होता है सुखम, ला का अर्थ होता है देना, अर्थात सुख देना। यानी जहां पर हमें सुख प्राप्ति होती है उसी को हम कला कहते हैं।
और मैंने यहाँ बताया कल धातु से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। इसका अर्थ शब्द करना, शब्द बनाना, प्रसन्न होना। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसकी उत्पत्ति कल धातु से स्थान पर कड़ धातु से मानी है। इससे मानी है, कड़ धातु से मानी है, कट धातु से मानी है। ठीक है, तो कड़ धातु से जो मानी है उसमें क्या है कि इसका मतलब ये होता है मस्त करना, मस्त करना या सुख देना। इसी को हम कहते हैं कला की उत्पत्ति। तो इस प्रकार से कला की उत्पत्ति कल धातु से या कड़ धातु से मानी गई है। लेकिन अमर सिंह की पुस्तक अमर कोश में का प्लस ला को सुख, जिसका अर्थ होता है सुख देना, सुख सुखम, या इसका अर्थ होता है ला मतलब देना, अर्थात सुख देना। इसकी उत्पत्ति जो है उन्होंने अमर सिंह ने अपनी पुस्तक अमर कोश में इसका उल्लेख किया है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। कला का अर्थ है, कला का अर्थ है सुंदर, मधुर, कोमल, सुख देने वाला शिल्प, हुनर या कौशल। कला का अर्थ है सुंदर, मधुर, कोमल, सुख देने वाला शिल्प, हुनर या कौशल। इसमें शब्द आया है शिल्प। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल में कला को ही शिल्प कहा जाता था। उस समय कला यानी जो काम किया जाता था उसी को ही कला मानते थे। भरत मुनि ने बहुत समय तक की कला के स्थान पर शिल्प का ही प्रयोग किया है। तो शिल्प जो है, शिल्प किया जाता है ठोस वस्तुओं के लिए, ठोस वस्तुओं के लिए प्रयोग किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यानी शिल्प जो शब्द है वो ठोस वस्तुओं के लिए प्रयोग किया गया है। अब ठोस वस्तु में जैसे मेज बनाना, ठीक है, अलमारी बनाना या कोई भी ऐसा काम जो है ठोस जिसमें काम किया जाए उसको शिल्प शब्द से प्रयोग किया है। लेकिन शिल्प शब्द को अंग्रेजी में कहते हैं क्राफ्ट। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्राफ्ट। तो अंग्रेजी में शिल्प कहते हैं क्राफ्ट, और क्राफ्ट जो शब्द है ये हल्की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया गया है। कैसी वस्तुओं के लिए? हल्की वस्तुओं के लिए। हल्की वस्तुओं के लिए क्राफ्ट शब्द प्रयोग किया गया है। अब क्राफ्ट मतलब हल्की वस्तु में कैसे? जैसे जल्दसाजी करना, मॉडल बनाना या कॉपी को कवर करना, ऐसी चीजें जो हल्की वस्तुओं में जो प्रयोग किया जाता है उसको हम क्राफ्ट कहते हैं। इसीलिए प्राचीन काल में कला को शिल्प ही कहा जाता था। यानी कला को शिल्प से अलग कब किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, शिल्प से कला को अलग, ध्यान दीजिएगा, 18वीं शताब्दी में कब किया गया है? 18वीं शताब्दी में कला को शिल्प से, यानी शिल्प से कला को अलग कर दिया गया। पहले कला को ही शिल्प मानते थे, लेकिन 18वीं शताब्दी में शिल्प को अलग कर दिया गया और कला को अलग कर दिया गया। जो कला में क्या क्या चीजें थी वो अभी आपको आगे हम बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कला संस्कृत भाषा का शब्द है और संस्कृत में कला को अर कहा गया है या अरि कहा गया है। और अर या अरि का अर्थ है पैदा करना, पैदा करना, ठीक है, या प्रयोग करना या
रचना करना या शब्द बनाना। यानी कि कला को संस्कृत भाषा में अर्क कहा गया। अर्क का अर्थ होता है, अर्क या अरि शब्द आया है, इसका अर्थ होता है पैदा करना या प्रयोग करना या रचना करना या शब्द बनाना। ये कला जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कला को संस्कृत भाषा में, कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कला को अंग्रेजी में कहा गया है आर्ट। कला को किसमें कहा गया है? अंग्रेजी भाषा में। तो ध्यान रखिएगा, लिख देते हैं यहाँ पर हम। अंग्रेजी भाषा में इसको कहा गया है आर्ट। और आर्ट जो है ये आर्ट कब कहा गया है? 13वीं शताब्दी में कहा गया है। 13वीं शताब्दी में इसको आर्ट कहा गया है। फ्रेंच भाषा में इसको भी इसको आर्ट कहा गया है। लेकिन कब कहा गया? 14वीं शताब्दी में कहा गया है। इसी तरह से लैटिन भाषा में आर्टम या आर्श। लैटिन भाषा में को आर्टम या आर्श कहा गया। ये तो आप लोगों की किताबों में पढ़ा होगा कि अंग्रेजी में आर्ट कहते हैं, फ्रेंच में आर्ट कहते हैं, लैटिन भाषा में आर्टम या आर्श कहते हैं। लेकिन मैं कुछ आपको अलग बताता हूँ, ध्यान दीजिए। जर्मन भाषा में इसको कुंस्त कहा गया है। कला को कुंस्त कहा गया है। यूनानी भाषा में, या इसको कह सकते हैं यूनानी भाषा, या कह सकते हैं ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा में इसको गिग्नोस्को कहा है। गिग्नोस्को, या कहीं कहीं लिखते गिग्नेस्को। ध्यान दीजिएगा, कला संस्कृत भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में आर्ट, फ्रेंच में आर्ट, लैटिन में आर्टम या आर्श, जर्मन में कुंस्त, और यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा में इसको हम कहते हैं गिग्नोस्को। तो अभी तक क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ये दो नए शब्द हमने आपको बताए हैं, जर्मन और यूनानी। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कला शब्द का, कला का उल्लेख या प्रयोग सर्वप्रथम जो हुआ है, इसमें हुआ है ऋग्वेद में हुआ है। और ऋग्वेद में जो प्रयोग हुआ है इसका, वो श्लोक के रूप में हुआ है। वो श्लोक क्या है? यथा कला यथा सफ मध सुड़ सा नियमति। ये श्लोक आया है ऋग्वेद में। यथा कला यथा सफ मध सुड़ सा नियमति। पहली बार कला शब्द का जो उल्लेख प्रयोग हुआ है वो ऋग्वेद में हुआ है। ये किस रूप में हुआ? श्लोक के रूप में। ये श्लोक आप याद रखेंगे, कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यथा कला यथा सफ मध सुड़ सा नियमति, ये श्लोक किस में आया है, किस ग्रंथ में आया है? तो आप सीधे सीधे कहेंगे ऋग्वेद में आया है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, कला का सर्वप्रथम हमें उल्लेख या प्रयोग जो है वो हमको ऋग्वेद में मिलता है। लेकिन कला का यथार्थवादी प्रयोग हमको जो मिलता है वो कहाँ का मिलता है, उसको देख लेते हैं। कला का यथार्थवादी, कला का यथार्थवादी प्रयोग हमको मिलता है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में हमको इसका उल्लेख या प्रयोग मिलता है। क्या है मिलता है? नाटज ज्ञान, नाट्यशिल्प, नासा विद्या, नासा कला। ये श्लोक आया है
भरत मुनि के नाशास्त्र में कहा गया, ना तज्ज्ञान ना तत्शिल्प ना सा विद्या ना सला, यानी ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं और ऐसी कोई विद्या नहीं जिसमें कला ना हो। हर चीज़ में कला। अगर हम कला पढ़ा रहे तो पढ़ाने की कला है ये, अगर कोई खाना बना रहा तो खाने की कला है, यानी हर चीज़ में कला होती है। यानी मैंने कला का अर्थ बताया था कि सुंदर, मधुर, कोमल, सुख देने वाला शिल्प, हुनर या कौशल, यानी जो व्यक्ति अपने काम में पारंगत हो, यानी हुनर हो, कौशल हो उसके अंदर, तो उसी को हम कहते हैं कला। यानी इसका उल्लेख हमें भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में यह श्लोक मिलता है। यानी जब यथार्थवादी शब्द आ जाए तो हम कहेंगे कि इसका प्रयोग हमको भरत मुनि के नाट्यशास्त्र मिलता है, लेकिन जब सर्वप्रथम बात आ जाए तो हम कहेंगे ऋग्वेद मिलता है। तो इस तरह से हमें कला का उल्लेख कहाँ का मिलता है, आइए और देखते हैं। कला का उल्लेख हमको पहले वेद देख लेते, कौन कौन से वेद में है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। ऋग्वेद में इस अच्छा एक बात और ध्यान दें, ऋग्वेद के जो भाग हैं वो कौन सा है, ऐत्रेय ब्राह्मण, दूसरा है कौशिकी ब्राह्मण, यजुर्वेद का है आपका तैत्रीय ब्राह्मण, दूसरा है आपका शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश ब्राह्मण, और अथर्ववेद का है गोपथ ब्राह्मण। किसमें उल्लेख हमको मिलता कला, किसमें उल्लेख नहीं मिलता है, ये सब इसके पाठ हैं। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐत्रेय ब्राह्मण में और कौशिकी ब्राह्मण में इसका उल्लेख, कला का उल्लेख नहीं मिलता है। यजुर में उल्लेख मिलता है, तैत्रीय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। सामवेद में उल्लेख मिलता है, लेकिन पंचमी ब्राह्मण में उल्लेख नहीं मिलता है। अथर्ववेद में उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन गोपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, किन किन वेदों में हमें इसका उल्लेख मिलता है और किन में हमें इसका उल्लेख नहीं मिलता। मैंने क्रॉस और टिक मार दिया है। इसके अलावा हमें और कहाँ कहाँ उल्लेख मिलता है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा हमको उल्लेख पुराण मिलता है, कला का उल्लेख सांख्यायन ब्राह्मण मिलता है, सांख्यायन ब्राह्मण मिलता है उल्लेख, सांख्यायन ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है, उपनिषद में उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो कहाँ कहाँ में 64 कला का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में हमें 64 कला का उल्लेख मिलता है, पुराण में हमें 64 कला का, पुराण में किसमें, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 64 कला का उल्लेख मिलता है। लेकिन वास्तविक रूप से जो हमें कला का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है हमको वात्स्यायन के काम सूत्र मिलता है, जो व्यवहारिक में प्रयोग किया गया है। आइए हम आगे देखते हैं। कला का उल्लेख कहाँ कहाँ किस तरह हुआ है। सबसे पहले ऋग्वेद में एक बार कला का उल्लेख, कला का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार। इसके बाद उपनिषद में 16 बार, कामसूत्र में 64 बार। ठीक है। प्रबंध कोश में 72 बार, ललित विस्तार में 79 बार, कहीं कहीं लिखते हैं 89, वो गलत है। ठीक है। फिर कला विलास में 84 बार। ठीक। ऋग्वेद आप जानते हैं कि वेदों में सबसे प्राचीन, सबसे पहला वेद ऋग्वेद है।
उपनिषद का मतलब ये होता है गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाए उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है, इसमें भी कला का 16 बार उल्लेख हुआ है। कामसूत्र आप जानते हैं ये वात्स्यायन की है, वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा था। प्रबंध कोश ये जैन ग्रंथ है और इसको लिखा था राजशेखर ने। और ललित विस्तार ये एक बौद्ध ग्रंथ है, ये इसके हमने मिलता है, ये बौद्ध ग्रंथ है। कुछ लोग इसको कहते हैं लेखमान, कुछ लोग कहते हैं कि ललित विस्तार के जो लेखक थे जिन रचना की थी इसकी वो लेखमान ने की थी, लेकिन कोई थोड़ा कंफ्यूज में है, कहीं किताब में और नहीं मिलता है, इसलिए इसके बारे में कम ही बताते हैं। लेकिन फिर भी जान लें कि ललित विस्तार एक बौद्ध ग्रंथ है, इसको कहते हैं, इसकी रचना लेखमान ने की थी। और कला विलास की जो रचना की थी वो की थी क्षेमेंद्र ने। तो क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में 84 बार कला का उल्लेख किया है। तो एक बार फिर ध्यान दें, ऋग्वेद में 1 बार, उपनिषद में 16 बार, कामसूत्र में 64 बार, प्रबंध कोश में 72 बार, ललित विस्तार में 79 बार, कला विलास में 84 बार और क्षेमेंद्र की पुस्तक है 84 बार। अब क्वेश्चन अगर आता है कि कला का 64 बार उल्लेख कहाँ कहाँ हुआ है, तो एक बार तो उल्लेख यहाँ हुआ है कामसूत्र में, इसके अलावा 64 बार उल्लेख है यजुर्वेद में, इसके अलावा है शुक्र नीति सार में। शुक्र नीति सार ये शुक्राचार्य की है, लेखक इसके हैं शुक्राचार्य। इसी तरह से विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, तो कला का 64 बार उल्लेख कहाँ कहाँ हुआ है, तो आप बताएंगे कि हमें यजुर्वेद में, शुक्र नीति सार में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, लेकिन स्पष्ट रूप से हमको मिलता है किसमें, कामसूत्र में। तो अब आइए देखते हैं कला। अब अगर क्वेश्चन पूछे जाए कि यथार्थवादी यानी व्यवहारिक रूप में सबसे अधिक कला का उल्लेख किसमें मिलता है, यानी व्यवहारिक मतलब प्रयोग के रूप में, तो व्यवहारिक रूप में सबसे अधिक कला का जो उल्लेख मिलता है वो कामसूत्र में 64 बार है, क्योंकि इसका प्रयोग किया गया है। जो सुबह से शाम तक की जो हम लोग अपना जीवन का कार्य करते हैं, दिनचर्या का काम करते हैं, उसको वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 बार कला का उल्लेख के रूप में किया गया है। तो प्राचीन काल में इसको माना जाता था 64 बार, यही कला माना जाता था। अब जैसे समय बीता गया तो 64 से 48 कला रह गई, 48 से घट करके 32 रह गई, 32 से घट करके 16 रह गई, 16 से घट करके 8 रह गई, 8 से घट करके 6 रह गई, और फिर 6 से घट करके रह गई 5। तो वर्तमान में हम लोग 5 कला को ही मानते हैं। कौन कौन सी कला है? वर्तमान में 5 कलाएं, ध्यान दीजिएगा। काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला। 1 2 3 4 5, ये 5 कलाएं वर्तमान में मानी गई हैं। इन पांचों कला को कहा गया है ललित कला। अब बाकी शेष कलाएं जो शेष बची, यानी ललित कला, तो शेष कला जो बची, यानी भाई 5 निकल गए, तो अभी 64 में तो अभी 64 कला 5 ही निकली हैं, तो अभी 59 कलाएं बच गई ना। तो शेष कला कहा है उपयोगी कला। तो कला कितने भाग हैं? तो कला का एक आपका उपयोगी कला, ललित कला, और दूसरा आपका उपयोगी कला, ये 2 कला है। ठीक है। ललित कला को कहते थे प्राचीन काल में इसको कहते थे चारु कला, और उपयोगी कला कहते थे कारू कला। चारु और कारू ये दोनों प्राचीन नाम थे। इन दोनों कला का उल्लेख हमें
ललित कला उपयोगी कला का उल्लेख हमें मिलता है सर्वप्रथम पाणिनि की अष्टाध्यायी में। सर्वप्रथम चारु कला औरकारु कला का उल्लेख हमें पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख हमको मिलता है। कौन कौन सी? ललित कला को हम प्राचीन में चारु कला और उपयोग कला को हमकारु कला कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग हैं। अब आगे देखते हैं। तो हमने आपको ललित कला और उपयोग कला के बारे में बताया। अब जो 5 कलाएं हैं, इन 5 कला का जो विभाजन किया है वो किसने किया है? ये हीगल के अनुसार है। हीगल के अनुसार, हीगल के अनुसार 5 कला माना गया है। यही इसका सीक्वेंस है। हीगल के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कला कौन सी है? काव्य कला है। सबसे निम्न कला कौन सी? स्थापत्य कला है। तो ध्यान रखिएगा, हीगल के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ काव्य और सबसे निम्न कौन सी है? स्थापत्य कला है। ठीक है ना? आगे देखते हैं हम लोग। अब जो ये 3 कलाएं हैं, ये वाली आपकी, ये यानी चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला, इन तीनों कला कहते हैं रूपप्रद कला। रूपप्रद कला, रूपप्रद मतलब जो कला हमको दिखाई दे वो रूपप्रद कला, और जो हमको ना दिखाई दे वो अरूपप्रद कला। यानी कौन सी? काव्य कला और संगीत कला, वो ये अरूपप्रद है। अरूपप्रद कला है। यानी काव्य कला, संगीत कला हमको नहीं दिखाई देती तो उनको अरूपप्रद कला कहते हैं। इनको 3 को हम कहते हैं रूपप्रद कला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। काव्य कला जो है ये अर्थ प्रधान कला है। अर्थ प्रधान कला है। और संगीत कला जो है ये ध्वनि प्रधान है। ध्वनि प्रधान कला है। ध्यान रखिए दोस्तों, काव्य कला को अर्थ प्रधान कला और संगीत कला कहते हैं ध्वनि प्रधान कला। ठीक है ना? बाकी ये तीनों कला कहलाती है जो है रूपप्रद कला। इनको अरूपप्रद कला कहते हैं। अरूपप्रद कला के अंतर्गत अर्थ प्रधान आती है और ध्वनि प्रधान आती है। और रूपप्रद कला के अंदर कौन कौन सी आती है? ये आपको तीनों आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। अब इन 5 कलाओं का आधार क्या है? काव्य कला का आधार है शब्द, अर्थ। ये 2 शब्द हैं। कौन सा है? शब्द, अर्थ है। संगीत कला का जो आधार है वो स्वर और नाद है। चित्रकला का जो आधार है वो रंग और ब्रश है। मूर्ति कला का जो आधार है वो पत्थर और औजार है। स्थापत्य कला का जो आधार है वो चूना और मिट्टी है। एक बार फिर ध्यान दें, बिना शब्द और अर्थ के हम कोई भी चीज को नहीं ले सकते हैं। काव्य कला स्वर नाद, जबकि स्वर और नाद नहीं होगा तो हम संगीत नहीं गा सकते हैं। चित्रकला की बात करते हैं, रंग और ब्रश के बिना हम चित्र नहीं बना सकते हैं, यानी इसको हम रंग नहीं कर सकते हैं। और मूर्ति कला में पत्थर औजार, अगर औजार और पत्थर होगा तभी एक मूर्तिकार मूर्ति बना सकता है। और स्थापत्य कला जब तक चूना मिट्टी नहीं होगी तब तक की जो है किसी भवन को खड़ा नहीं किया जा सकता है। तो ये 5 कलाओं का मैंने जो आधार बेस सब बताया है, जो सामान्य परिचय के रूप में बताया है। तो अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लास्ट में वो जान लें, इसके बाद आपका सामान्य परिचय में कुछ खत्म हो जाएगा। देखते क्या है लास्ट है इसका, भास्कर कला। भास्कर कला सबसे पहले जान लें, भास्कर कला को हम उत्कीर्णन कला भी कहते हैं। उत्कीर्णन कला भी कहते हैं। भास्कर कला को अर्ध चित्र कला भी कहते हैं। तो क्या होती है भास्कर कला? किसी भी समतल धरातल पर स्टाइलस के द्वारा, क्या मैंने बताया? स्टाइलस एक प्रकार से ये सूजा होता है। जो आपने देखा होगा जो बोरी सिलते हैं, बोरी सिलने में जो सूजा प्रयोग किया जाता है
तो सूजा में क्या होता है कि ऊपर की ओर छेद होता है, जिसमें हम जो है सुतली या जो फंसाते हैं। लेकिन स्टाइलस में नीचे की ओर छेद होता है, जिसको मिट्टी को कुरेद कुरेद करके खींच करके लाने का काम करती है, उसको कहते हैं स्टाइलस। ध्यान रखिएगा, स्टाइलस। तो किसी भी समतल धरातल पर, समतल धरातल मतलब लकड़ी का भी हो सकता है, पत्थर का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, या दीवार हो सकती है, उसको समतल धरातल पर जो चित्र बना हुआ उसको कुरेद कुरेद करके उभार लेते हैं, यानी उभार लेते हैं, उसको कहते हैं भास्कर कला। यानी किसी समतल धरातल पर स्टाइलस के द्वारा किसी आकृति को उभारना ही भास्कर कला कहलाता है। इस भास्कर कला को उत्कीर्णन कला भी कहते हैं, या इसको अर्धचित्र कला कहते हैं, क्योंकि इसकी जो मूर्तियां होती है, जो चित्र होते हैं, वो आधे अंदर होते हैं और आधे बाहर होते हैं, इसीलिए इसको अर्धचित्र कला के नाम से भी जाना जाता है। अब भास्कर कला को हम भास्कर कला को दो भागों में बांटा है। एक का है हाई रिलीफ, एक का है लो रिलीफ। रिलीफ का मतलब तो उभारना। हाई रिलीफ मतलब कि जब ज्यादा उभार करके कोई चीज बनाई जाए तो उसको हाई रिलीफ कहते हैं, जब इसमें कम उकेरा जाए उसको कहते हैं लो रिलीफ। ठीक है ना। और इन दोनों को भास्कर कला के अंतर्गत रखा गया है। क्लियर। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आज आपको बेसिक जानकारी दी है कला में। दोस्तों इसी तरह से आपको कला के बारे में जानकारी, कुछ नई नई चीज मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।